हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यूज ऑन इकोनॉमिक्स का फिफ्थ वीडियो। इस वीडियो में हम करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व्स। ये जो आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, इसके ऊपर टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम करेंगे कंज्यूमर डिमांड और इंडिफरेंस कर्व्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन के ऊपर। विद इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपको बताना है यहाँ पर कि जब कमोडिटी की कंजप्शन इंक्रीज होती है तो तब मार्जिनल यूटिलिटी को क्या होता है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, सेम रहती है या फिर नन ऑफ द अबाव। तो जब भी कंजप्शन कमोडिटी का इंक्रीज होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो भी इंक्रीज करती है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आई होप आपने सही चुना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है इन अ सप्लाई कर्व विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी क्वांटिटी सप्लाइड डैश। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सप्लाई कर्व में जब प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो प्राइस रहती है कमोडिटी की, वो जब इंक्रीज करती है तो क्वांटिटी सप्लाई जो रहती है उस कमोडिटी की, वो कितनी सप्लाई होती है, वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है या फिर कोई भी चेंज नहीं होता उसमें, या फिर क्वांट से। ये आपको बताना है कि सप्लाई कर्व में जब भी कोई कमोडिटी है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए और क्वांटिटी जो सप्लाई होती है उसकी उस टाइम पे क्या होती है वो आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये भी इंक्रीज़ होगी, जो क्वांटिटी सप्लाई होगी वो इंक्रीज़ ही होगी जैसे जैसे प्राइस जो है कमोडिटी की इंक्रीज़ होगी वो सप्लाई कर्व में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड देयर इज़ अ डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से कौन सा यहाँ पर रिलेशनशिप रहता है कमोडिटी की प्राइस के बीच में और क्वांटिटी जो रहती है, डिमांड जो रहती है उस कमोडिटी की, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप रहता है। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है, नेगेटिव, नो रिलेशनशिप या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से जो रिलेशनशिप रहता है कमोडिटी की प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, वो रहता है नेगेटिव रिलेशनशिप। यानी कि जब प्राइस इंक्रीज करेगी किसी भी कमोडिटी की तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन causes an indifference curve to be dash in shape। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है उसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व किस शेप का होता है, कनकेव शेप, कन्वेक्स शेप, स्ट्रेट या फिर यू शेप्ड। तो दोस्तों, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को समझने से पहले हमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को समझना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कमोडिटीज़ हैं, मैंगो और बनानास। अब यहाँ पर मैंगो और बनानास में जो सब्स्टिट्यूशन का अमाउंट रहता है, यानी कि जो मैंगोज़ का अमाउंट रहेगा कंज्यूमर को जो फोरगो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल बनाना, ताकि उसकी टोटल यूटिलिटी जो है सेम ही रहे, उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जैसे जैसे हम अमाउंट ऑफ मैंगोज़ को बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे जो है क्या करेंगे, जो एडिशनल बनानास जो हमें फोरगो करने पड़ेंगे वो जो है उसका कम होता रहेगा। जो टेंडेंसी रहेगी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वो फॉल होती रहेगी जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ बनानास इंक्रीज होगी। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा कन्वेक्स ओरिजिन का रहता है। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इन केस ऑफ गुड्स बीइंग परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डैश। इन केस ऑफ गुड्स, ऐसे गुड्स के केस में जो कि आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, आपस एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, उस टाइम पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या फ़र्क पड़ता है, रिमेन्स सेम, डज नॉट डिमिनिशेस, बोथ ए एंड बी या फिर डिमिनिशेस। तो जब दो गुड्स बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के, तो उस टाइम पे जो लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पर वो बिल्कुल सेम भी रहता है और ये डिमिनिशन नहीं करता, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहती है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर
6 की तरफ चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पर आपको बताना है कि इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी, बिल्कुल ये भी सही है। सेकंड यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। थर्ड है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व स्लोप करता है डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं, तीनों जो ऑप्शन से सही हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर बन जाएगा सही, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव इसमें चुना गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। फॉर नॉर्मल गुड्स क्वांटिटी दैट कंज्यूमर चूजेज डैश एज द कंज्यूमर इनकम इंक्रीज। तो यहाँ पर बताना है कि जब नॉर्मल गुड्स के केस में जब क्वांटिटी जो कंज्यूमर चूज करता है नॉर्मल गुड्स की, वो क्या होता है, उसमें क्या होता है जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होती है। जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होगी तो नॉर्मल गुड्स की क्वांटिटी जो रहती है, जो कंज्यूमर चूज़ करेगा, तो वो भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। इन्फीरियर गुड्स के केस में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। When income increases, demand curve for inferior goods shifts। जब इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व inferior goods का किस तरफ शिफ्ट करता है। तो जब भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करेगी तो डिमांड कर्व जो रहेगा inferior goods के लिए, inferior goods जो कि लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, तो उस टाइम पे जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा, यानी कि inferior goods की डिमांड जो है उस टाइम पे कम हो जाएगी। जब इनकम कंज्यूमर की ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा नॉर्मल गुड्स को खरीदेगा, ना कि इन्फीरियर गुड्स को। क्वेश्चन नंबर 8 का बी आंसर सही है। डिमांड फॉर एसेंशियल गुड्स इज ऑफ्टन डैश। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो डिमांड रहती है एसेंशियल गुड्स की, वो ऑफ्टन क्या रहती है, इलास्टिक, इन इलास्टिक, इनफाइनाइट या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो एसेंशियल गुड्स की डिमांड रहती है वो इन इलास्टिक रहती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दोस्तों ये जो डिमांड रहती है एसेंशियल गुड्स की जो कि इन इलास्टिक होती है, यहाँ पर इसको हम मेजर कैसे करते हैं, ये हम मेजर करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, जो कि मेजर होता है रिस्पॉन्सिवनेस का ऑफ डिमांड किसी भी गुड के लिए अगेंस्ट इट्स जो चेंजेस होती हैं उसके प्राइसेस को लेकर। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको पता है कि परसेंटेज चेंज होता है डिमांड फॉर द गुड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड, ये होता है। अब इसको एस्टिमेट किया जाता है इसी के जरिए, और ये वैल्यू जब लेस देन 1 आती है तो तब हम डिमांड को मानते हैं कि ये इनइलास्टिक रहती है। तो यहाँ पर एसेंशियल गुड्स जो भी हैं वो इनइलास्टिक डिमांड इनमें रहती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली और कॉल्ड। ह्यूमन वांट्स को जो गुड्स सेटिस्फाई करते हैं उन गुड्स को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, पब्लिक गुड्स या फिर इंटरमीडिएट गुड्स, तो इनको हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है बाय मेकिंग टेबल अ कारपेंटर क्रिएट्स। टेबल जब एक कारपेंटर क्रिएट करता है, बनाता है, तो उस टाइम पे वो कौन सी यूटिलिटी क्रिएट कर रहा होता है, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है फॉर्म यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट इज कॉल्ड। ह्यूमन वांट की जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है कंजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं दोस्तों। मोटर कार फॉर अ बिजी डॉक्टर इज अ। मोटर कार किसी भी बिजी डॉक्टर के लिए क्या होता है, नेसेसिटी, कंफर्ट, लग्जरी या फिर नन ऑफ दीज। तो मोटर कार जो भी कोई भी बिजी डॉक्टर जो रहेगा उसके लिए मोटर कार जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, नेसेसिटी है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस टोटल यूटिलिटी में क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, डिमिनिश होती है, तो टोटल यूटिलिटी का पे इसका क्या असर पड़ता है, डिमिनिश करती है, इंक्रीज़ करती है, कांस्टेंट रहती है या फिर इंक्रीज़ करती है एट ए डिमिनिशिंग रेट। तो यहाँ पर आपको बताया कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ करती है पर डिमिनिश करती है, पर जो टोटल यूटिलिटी रहती है वो जब मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करती है उस टाइम पे इसका जो ये इंक्रीज़ करती है टोटल यूटिलिटी, पर ये डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज़ करती है। जो इंक्रीज़ होता है वो कम होता जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। इन केस ऑफ अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व बिकम्स। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आपको बताना है कि डिमांड कर्व क्या रहेगा।
तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डाउनवर्ड स्लोपिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन इसका है हॉरिजॉन्टल, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो दोस्तों जब भी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो होती है उसमें जो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व रहेगा, इसमें क्या रहेगा, इसमें मार्केट प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहती है। वट जो भी डिमांड होगी कमोडिटी की उसके ऊपर जो मार्केट प्राइस रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और अदर प्राइसेस के ऊपर जो क्वांटिटी डिमांड ड्रॉप करेगा वो ज़ीरो पे ड्रॉप करेगा, और इलास्टिसिटी जो होगी डिमांड की ईडी वो इनफाइनाइट हो जाते हैं इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, इसलिए हम इसको परफेक्टली इलास्टिक भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व जो रहता है ये इसमें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रहती है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड द वैल्यू ऑफ इलास्टिक डिमांड इज। अब यहाँ पर आपको बताना है कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जो रहती है उसमें इलास्टिक डिमांड क्या होता है, 0, 1, इनफाइनाइट या फिर ग्रेटर देन 1। तो दोस्तों यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जो होता है इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो रहता है वो रहता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर द गुड्स एंड परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड। तो इसके हिसाब से ये होता है। तो जब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड रहती है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो परसेंटेज चेंज जो रहता है डिमांड जो रहती है गुड्स की वो और परसेंटेज चेंज जो प्राइस होती है गुड की वो बिल्कुल इक्वल होती है। तो जब ये इक्वल होंगी तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आएगी, इलास्टिक डिमांड जो आएगी वो आएगी 1 के बराबर, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर। यहाँ पर मिसप्रिंट होकर ए आ चुका है, यहाँ पर सही आंसर है बी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों आपको बताना है द डिमांड कर्व फॉर जिफन गुड्स इज। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है डिमांड कर्व जिफन गुड्स का। तो आपको पता है कि जब भी परचेसिंग पावर यानी कि इनकम किसी भी कंज्यूमर की इंक्रीज़ होती है वो क्या करता है, कंज्यूमर को ये इंड्यूस करता है कि वो अपनी कंजम्पशन को जो है किसी भी गुड की वो रिड्यूस करने के लिए इंड्यूस करता है किसी भी गुड की कंजम्पशन को। इस केस में क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रहता है और इनकम इफेक्ट होता है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में वर्क करते हैं, और जो डिमांड रहती है उस गुड के लिए वो इन्वर्सली और या फिर पॉजिटिवली रिलेटेड रहती है उसकी प्राइस के ऊपर ऑन रिलेटिव स्ट्रेस, जो भी उसके जो दोनों अपोजिट इफेक्ट्स हैं उसके ऊपर। और ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रहता है जब ये स्ट्रॉन्गर रहेगा इनकम इफेक्ट से तो डिमांड जो रहेगी गुड की और प्राइस जो रहेगी गुड की वो इन्वर्सली रिलेटेड रहेगा। पर जब इनकम इफेक्ट ज़्यादा रहेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, डिमांड जो होगी गुड की वो पॉजिटिवली रिलेटेड रहेगी प्राइस के साथ। तो इस गुड को हम कहते हैं जिफन गुड। तो जिफन गुड के केस में जो डिमांड कर्व रहता है वो रहता है वर्टिकल, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड द वैल्यू ऑफ ईडी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में वैल्यू क्या रहती है ईडी की, तो मैंने अभी आपको इसमें पीछे भी समझाया था कि यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी डी ऑप्शन यानी कि इनफाइनाइट इसकी वैल्यू रहती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड्स यूज फॉर अल्टरनेटिव पर्पसेज इज। अब यहाँ पर आपको बताना है कि अल्टरनेटिव पर्पसेज के लिए जो गुड्स इस्तेमाल होते हैं उसमें जो इलास्टिसिटी रहती है डिमांड की वो क्या रहती है, इन इलास्टिक, इनफाइनाइट या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर रहती है इलास्टिक डिमांड। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में इलास्टिसिटी जो रहती है डिमांड की वो क्या रहती है, 0, इनफाइनाइट, ग्रेटर देन 1 या फिर लेस देन 1। तो ये रहती है इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। द डिमांड फॉर कंफर्ट्स इज। कंफर्ट्स के लिए जो डिमांड रहती है यानी कि लग्जरी गुड्स जो रहते हैं उनके लिए जो डिमांड रहती है वो क्या रहती है, इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या फिर परफेक्टली इलास्टिक। तो इसमें आपको बताना है। तो जो भी लग्जरी गुड्स होते हैं उसमें जो डिमांड रहती है वो रहती है इलास्टिक। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा आखिरी क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, ये भी हम कर लेते हैं। द डिमांड फॉर नेसेसरीज इज। नेसेसरीज के लिए जो डिमांड रहती है वो क्या रहती है, इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या फिर परफेक्टली इलास्टिक। इसके लिए रहती है इन इलास्टिक। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो हमने किए थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। ये सारे एमसीक्यूज थे। तो इंडिफरेंस कर्व टेक्निक्स के ऊपर जो है अगर
यहाँ पर इसका पार्ट 2 भी आ सकता है, तो उसके लिए भी आप बने रहेंगे हमारे साथ लगातार। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जो भी एस्पिरेंट्स हैं FAA के। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।